नमस्कार साथियों, नमस्कार राजस्थान और सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हो कि हम भारत के इतिहास का समग्र अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन करना चाह रहे हैं और लगातार मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पा रहे हैं, बट आपका वैसा जैसा प्रेम मिलना चाहिए अब तक मुझे नहीं मिल पाया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अगर आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही हैं तो सिर्फ अपना भला ना करें, अपने दोस्तों अपने साथियों का भी भला करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा अच्छा दिखने वाला होता है वही अच्छा होता है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा नाम होता है वही होता है। वैसे हमारा जो आज़ाद ग्रुप है अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो मेरा जो चैनल है अभी फ़िलहाल छोटा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस चैनल के उत्साहवर्धन के लिए, मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि मैं हतोत्साहित ना हूं और आपके लिए ये वीडियो मैं लगातार जारी रख सकूं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है और आपको लगता है कि आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपना फ़ायदा ना देखें और दूसरों का भी भला करें और अधिक से अधिक लाइक करें। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, सीधे सीधे टॉपिक पर लौट आता हूँ। देखिए, हमने पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी वैदिक सभ्यता के भाग 1 में, जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि वैदिक सभ्यता यानी वेदों की सभ्यता, और इस वेदों की सभ्यता को प्रोफेसर विंटरनित्ज ने 2 हिस्सों में बांटा था, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं, आर्यों का समय भी हिंदुस्तान में कहते हैं, जिसका मोटे तौर पर विंटरनित्ज ने समय बताया था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। 2 कालों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। मैं एक एक बारीकी पकड़ के चलने वाला हूं, ठीक है, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भारतीय इतिहास की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। ये मेरा हम्बल प्रॉमिस है, ठीक है। लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा, लाइक करके, शेयर करके, हौसला अफजाई करके। देखिए, वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था पिछले वीडियो में। मैंने पिछले वीडियो में वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, वेदों में कितने मंत्र हैं, किस वेद को क्या कहा जाता है, ये सारी चर्चाएं भी की थी। लेकिन आज जो चर्चा करने जा रहा हूं वहां से निश्चित तौर पर गारंटी के साथ सवाल बैठेंगे। देखिए, अब तक मैंने इस सीरीज में आपको कहा था कि आजकल का जो बदलता हुआ पैटर्न है जिसमें एनालिसिस वाले सवाल, एनालिटिक सवाल जो है वह आपको ज़्यादा देखने चाहिए, फैक्चुअल कम देखने चाहिए। लेकिन भारतीय इतिहास का यह एकमात्र टॉपिक है जहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, एनालिसिस कम करवाई जाती है आपसे। इसलिए हम फैक्ट्स को देखेंगे। लोगों की नज़र में, गाइड बुक्स की नज़र में, बुक्स की नज़र में वैदिक सभ्यता का सीधा सीधा मतलब होता है आश्रम, जो सबको पता है, संस्कार जो सबको मालूम है, पुरुषार्थ जो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, सबको पता है। ऐसे या इस टाइप की चीज़ें पढ़ा के आपको खुश कर दिया जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड इस तरह से सवाल बनाता है, अपूपम धृत वंतम क्या है? सीधा फैक्चुअल सवाल। ऑप्शंस देंगे, वैदिक मंत्र, ऑप्शन नंबर 2 वैदिक संगीत, वैदिक आभूषण, वैदिक खान पान। इसका क्या आंसर होगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए सवाल को।
इस सब टाइप के ही सवाल पूछे जाएंगे, सीधा सीधा शब्द को घेर लेंगे। आपको इसका अर्थ भी नहीं पूछेंगे, सीधा है क्या है, अर्थ नहीं। ठीक है, हम आश्रम पुरुषार्थ पढ़ेंगे लेकिन अलग अंदाज से, लेकिन उससे ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में क्या मैटर करेगा उन सारी चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो के ज़रिए। हालांकि एक आध वीडियो में यह कंप्लीट नहीं आएगी, वीडियोस ज़्यादा लगेंगे। सबसे पहले देखते हैं पूर्व वैदिक सभ्यता को। पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसे ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका एकमात्र प्रमाण है, स्रोत है ऋग्वेद, जिसका मोटे तौर पर समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व विंटरनित्ज के अनुसार। विंटरनित्ज के अनुसार पूर्व वैदिक सभ्यता का सबसे पहले हम देख लेते हैं राजनीतिक जीवन। देखिए, राजनीतिक जीवन की मैं चर्चा करूं तो पूर्व वैदिक सभ्यता में समाज जो है, ठीक है, या शासन जो व्यवस्था है वह 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखी थी। 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखी थी। सबसे छोटी इकाई होती थी, वह होती थी कुल, जिसे परिवार भी कहते हैं, और उसका मुखिया होता था कुलप। उससे बड़ी इकाई होती थी ग्राम, और उसका मुखिया होता था ग्रामणी। उससे बड़ी इकाई होती थी विष, और उसका मुखिया होता था विषपति। और सबसे बड़ी इकाई होती थी जन, जिसे कबीला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बता दूंगा। और कबीले का प्रमुख होता था राजन। आपने अक्सर रामायण काल के अंदर देखा होगा, आपने खुद एनालिसिस की होगी कि सीरियलों के अंदर राजा को क्या कहा जाता था, राजन आइए पधारिए विराजिए राजन। तो इस प्रकार से ये इकाइयां बटी हुई थी वह पूर्व वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वैदिक सभ्यता में। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऋग्वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, जबकि इससे पहले वाला जो समय था सिंधु घाटी सभ्यता, वह नगरीय सभ्यता थी। दोनों में फर्क है। ये वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता। ठीक है, देखिए, इस ग्रामीण सभ्यता में आप भी जानते हो कि सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया जाएगा, नीचे वाली इकाई पर। देखिए, कुल जिसे परिवार कहते हैं, कुल का मुखिया होता था कुलप, जो एक पुरुष होता था। अब हम कंपेयर करते हुए भी चलेंगे पूर्व वाले समय को, ताकि आपके सवालों की एनालिसिस भी साथ साथ होती रहे। परिवार का मुखिया होता था कुलप, जो पुरुष कहलाता था, पुरुष होता था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में नारी प्रधान या मातृ प्रधान समाज था, तो वहां पर नारियों की स्थिति मजबूत थी और यहां पर पुरुष की स्थिति मजबूत थी। ये फर्क है दोनों में रात दिन का। देखिए, कुलप के अधिकार जो है वह सर्वाधिक होते थे, सबसे ज्यादा। परिवार के आंतरिक मामलों में यानी घर की 4 दीवारी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ठीक है, अगर पिता चाहें, वैसे भली घर में बूढ़ी दादी भी हो, लेकिन परिवार का मुखिया आदमी ही होता था। अगर पिता चाहे तो अपनी संतान को बेच तक सकता था। और आपने सीरियलों में या पौराणिक कथाओं में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, जैसे राजा हरिश्चंद्र, राजा चंदन जैसे नाम।
ठीक है। एक आपको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, सुनिएगा उसको ध्यान से। रामायण काल के अंदर आपने देखा होगा कि एक लड़की, भयंकर बारिश हो रही थी और उस भयंकर बारिश में वह नदी पार नहीं कर पाई और अपने घर पे नहीं लौट पाई। इस कारण से वह रात भर कहीं रुक गई। दूसरे दिन नदी का पाट कम होने पर वह लड़की अपने पति के घर पहुंची तो उसके पति ने उसे मारकर वहां से भगा दिया कि जहां तूने रात गुजारी है वहीं रह जा। तो वो लड़की राजा राम से न्याय मांगने के लिए गई। राजा राम काफ़ी बिजी रहते थे, वो लड़की राजा राम से नहीं मिल पाई, इसलिए वह अपने पति के घर वापस लौटी। लेकिन पति ने फिर से उसे मार के भगा दिया अपने घर से। जब राजा राम को इस बात का पता चला कि मेरे द्वार पे आया हुआ कोई खाली हाथ न्याय लिए कैसे लौट गया, तो राजा राम ने अपने गुप्तचरों को भेजा। गुप्तचर जांच करके वापस राजा राम को बताते हैं कि वह लड़की ऐसी आई थी और ऐसी बातें तो कुछ होती रहती हैं, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन राजा राम को अपने गुप्तचरों पर शक हुआ कि कुछ तो ये गुप्तचर छिपा रहे हैं, तो इसलिए खुद भगवान राम, राजा राम उस लड़की के घर पे गए, गुप्तचर बन के भेष बदल कर। तो क्या सुनते हैं कि अच्छा हुआ एक लड़की राजा राम से नहीं मिल पाई, नहीं तो वो तो राजा हैं, सैनिकों को भेजकर लड़की को मेरे घर में बिठा देते, लेकिन मेरे दिल पे जगह नहीं दिलवा पाते। और वो तो ऐसा करेंगे ही ना, उनकी पत्नी भी रावण के घर पे रह के आई है। यानी आप इस कोटेशन से, इस कहानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक राजा की पत्नी यानी पटरानी पर, बड़ी रानी पर यानी माता सीता पर एक गांव का साधारण आदमी लांछन लगा रहा है। और भगवान राम ने क्या किया, सीता माता को वनवास दे दिया। तो कहीं ना कहीं इस उदाहरण से यह साबित होता है कि स्थिति मजबूत सबसे ज़्यादा किसकी थी, जनता की। ठीक है, यानी इस बात से पता चलता है कि पूर्व वैदिक सभ्यता एक तरह से जनतांत्रिक व्यवस्था थी। और भी उदाहरण दूंगा जनतंत्र या लोकतंत्र के, आपको पता चल जाएगा उसके बाद में। ग्रामणी का काम था, देखिए यहाँ ग्रामिक नहीं है, ग्रामिक बाद में आएगा मौर्य काल में। ग्रामणी का काम था सिर्फ वहाँ की राजस्व व्यवस्था देखना, और विषपति का काम होता था, विष एक तरह से जिला होता था, विषपति का काम था सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था देखना, और राजन का काम था जनता की रक्षा करना और न्याय देखना। ठीक है, लेकिन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, यानी सर्वाधिक अधिकार कुलप के पास, उसके बाद ग्रामणी के पास, उसके बाद विषपति के पास, और सबसे कम अधिकार होते थे राजन के पास में। राजन को कहा जाता था नगरस्य गोप्ता, यानी नगर का रक्षक। वह राजपति नहीं था, यानी भूचर जमीन का अध्यक्ष नहीं था, वह सिर्फ कबीले का रक्षक था, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो थी वह कबीलाई व्यवस्था थी। ठीक है, राजन के अधिकार सबसे कम थे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता के अगर मैं और भी राजनीतिक जीवन की चर्चा करूं आपके सामने, तो वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन में, ऋग्वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन में आपने 3 शब्द जरूर सुने होंगे पूर्व वैदिक सभ्यता में। एक सभा, एक समिति, और तीसरी थी विदथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये दोनों तो इम्पोर्टेंट ही हैं, कई बार एग्जाम में टपक चुकी हैं। एज इट इज शब्द के साथ सीधा पूछते हैं विदत क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आप फंस सकते हैं। सभा जो होती थी वह होती थी विशेष जन की संस्था।
जिसमें जो अलग अलग फील्ड के जो टैलेंटेड लोग थे वह इस सभा में रहते थे। समिति होती थी आम जन की संस्था, यानी आम जनता की संस्था। ठीक है, देखिए एक चीज यहां ध्यान देना, सभा और समिति दोनों जब निर्णय लेती थी, ठीक है, तभी राजा कुछ कर पाता था, यानी राजन तभी कुछ कर पाता था। अगर सभा असहमत है और समिति सहमत है तो भी निर्णय नहीं हो पाता था, दोनों की सहमति की जरूरत थी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यवस्था या तो सभा में आएगी या समिति में आएगी, और दोनों में शलाकाओं के माध्यम से, शलाका यानी पताकाओं के माध्यम से वह चीज प्रस्तावित होती थी, और प्रस्तावित होने के बाद राजा उस पर फैसला लेता था। ठीक है, देखिए कभी कभार दोनों में सहमति नहीं होती थी, तो ऐसे वक्त में दोनों की बैठक संयुक्त बैठक राजन बुलाता था, और उसकी अध्यक्ष था समिति का अध्यक्ष, जिसका नाम था ईशान। सवाल पूछा जा सकता है, समिति का अध्यक्ष कौन था? ईशान। इन दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ईशान करता था। ठीक है, और फिर सहमति बन पाती थी। आपको ये व्यवस्था अब तक जो सुनने में आई वो कैसी लगी? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सभा जो है आजकल की राज्यसभा की तरह है, और समिति आजकल की लोकसभा की तरह है, और राजा जो है वह राष्ट्रपति की तरह है, जिसके खुद के निर्णय नहीं होते थे, दोनों निर्णय लेते थे, उस पर साइन करने का काम ये करते थे। आज भी राज्यसभा और लोकसभा में सहमति नहीं होती तो राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक वैसा ही सिस्टम है जो ऋग्वेद में ऑलरेडी मौजूद है। यानी सबसे पहले देखा जाए तो ऋग्वेद में लोकतंत्र की बात आती है, और मुझे जहाँ तक लगता है संविधान निर्माताओं ने भले ही अपनी बातें रखी हों, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ऋग्वेद से ही लोकतंत्र लिया है। मैं तो कहता हूँ ऋग्वेद से लोकतंत्र संविधान निर्माताओं तो बाद में लिया, लेकिन विदेशियों ने सबसे पहले कॉपी किया, और हमने विदेशियों से वापस उसे अलग लैंग्वेज में कॉपी कर दिया। लेकिन ये बात ऋग्वेद में ऑलरेडी मौजूद है। देखिए इससे ये पता चलता है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने गलत समझा होगा। आपने क्या सोचा होगा कि वैदिक सभ्यता है वह एक निरंकुश राजतंत्र है, राजा कुछ भी कर सकता था। ऐसा नहीं है। पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में रात दिन का अंतर है। पूर्व वैदिक सभ्यता एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उत्तर वैदिक सभ्यता एक निरंकुश राजतांत्रिक व्यवस्था है। फर्क है। अब बात करते हैं विदत की। विदत होती थी राजा की सलाहकारी संस्था, राजा की सलाहकारी संस्था राजा को सलाह देने का काम करती थी। यानी इसमें सलाह देने का काम करते थे पुरोहित, जिसे कुल पुरोहित भी कहते थे, राजगुरु भी कहते थे। इसमें होता था युवराज, इनके ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है। इसमें होते थे इष्पश, इसमें होते थे व्राजपति, इसमें होते थे प्रश्न विनाक। ये सवाल आपको पूछे जा सकते हैं कि इष्पश क्या है, व्राजपति क्या है, प्रश्न विनाक क्या है। और इष्पश तो कई बार पूछा गया है, स्पेशली आरएएस एग्जाम में। ध्यान देना, पुरोहित, युवराज, इष्पश, व्राजपति और प्रश्न विनाक ये राजा को सलाह देने का काम करते थे, जो विदत का हिस्सा होते थे। यानी एक तरह से ये क्या हुआ, मंत्रिमंडल आज की तारीख में। ठीक है,
स्पष्ट कहा जाता है गुप्तचर को, और गुप्तचर राजनीतिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख हिस्सा है। कई बार पूछा गया लेकिन लोगों ने सोचा मिसप्रिंट है। तो दोस्तों ऐसे सवाल आते हैं कि स्पष्ट क्या है, ऐसे नहीं कि आश्रम कितने हैं, पुरुषार्थ कितने हैं। ये तो कॉमन बात है, जो 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा है ना वो भी जानता है। अब एग्जामिनेशन बोर्ड ऐसा नहीं रहा, 15 से 20 लाख की भीड़ है उसके सामने, तो उसको साफ करने के लिए, कचरा निकालने के लिए वो ऐसी चीजें पूछेगा। राजपति होता है गोचर भूमि का अध्यक्ष, भूमि अध्यक्ष। आपको भी पता है सबसे ज्यादा जो प्रिय पशु है वह वैदिक आर्यों का प्रिय पशु, गलत समझ रहे हो आप, घोड़ा प्रिय पशु, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन वैदिक आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। गाय जो आप सोच रहे थे वह धन था। सबसे ज्यादा जिसके पास में धन होता था वह गाय ही होती थी, इसलिए गाय को गोधन माना गया है। और गाय के लिए शब्द इस्तेमाल होता है अधन्या। अधन्या यानी न मारने योग्य। और ये पूरा संस्कृत काल है तो संस्कृत लैंग्वेज ही इस्तेमाल होगी इसमें। प्रश्न विनाक कहते थे न्यायाधीश को। यहां मैंने ये बात क्यों छेड़ी थी गोचर भूमि का अध्यक्ष, क्योंकि गायों का सबसे जो मूल आवश्यकता क्या होती है वह गोचर भूमि होती है। तो राजपति भी एक प्रमुख केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित था। ठीक है, देखिए एक और बात यहाँ नोट करने लायक है, और वो ये है कि सभा और समिति को अथर्ववेद में, सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में सभा और समिति को कहा गया है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ और पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक मुद्दों की। ठीक है, पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक मुद्दों में एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है, वह है दशराज्य युद्ध का। आपने सुना होगा दशराज्य युद्ध। हिंदी में अर्थ होता है, इस संस्कृत के हिंदी में होता है 10 राजाओं के मध्य का युद्ध। यानी 10 राजाओं के मध्य एक युद्ध हुआ था, उसे दशराज्य युद्ध कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 27वें सूक्त में इसका वर्णन है, 10 राजाओं के मध्य युद्ध। और उस 10 राजाओं में 5 सुर राजा थे, यानी देव राजा थे, देवता थे, और 5 असुर राजा थे, यानी राक्षस राजा थे, यानी म्लेच्छ राजा थे। म्लेच्छ शब्द का अर्थ होता है नीच राजा थे। म्लेच्छ और आर्य यानी श्रेष्ठ, ये आर्य राजा थे और ये म्लेच्छ राजा थे। इनके मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे दशराज्य युद्ध कह सकते हैं। ठीक है, देवता और राक्षसों के बीच में, यानी इसका दूसरा नाम देवासुर संग्राम भी कहा जा सकता है। और ये युद्ध हुआ था पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर। ठीक है, सुर राजाओं का नेतृत्व कर रहे थे गुरु वशिष्ठ, ये गुरु वशिष्ठ का पक्ष था। और असुर राजाओं का नेतृत्व कर रहे थे महागुरु विश्वामित्र। सुर राजाओं का जो प्रमुख राजा था जिसका नाम था भरत सुदास,
इसके अलावा अनु, पुरवस, पलानस जैसे राजा थे और विश्वामित्र के साथ में भी 5 राजा थे। अब इससे ज़्यादा डिटेल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो ये था कुछ राजनीतिक घटनाक्रम। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं कुछ और पॉइंट्स पर, कुछ और बिंदुओं पर। देखिए, यहां पर राजा जो है वह सिर्फ राजन कहलाता है। राजा अर्थात राजन, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में जो सिर्फ कबीले का रक्षक है। वही उत्तर वैदिक काल में हम चर्चा अलग से कर लेंगे इसकी। यही राजा बहुत बड़े बड़े नाम धारण कर लेता है, जैसे विराट, एकराट, सम्राट। ऐसे नामों का बोलबाला है। इससे भी पता चल जाता है, ये बोलने में भी कितना प्यारा लगता है। राजन यानी राजा कैसा था व्यवहार से? जनप्रिय, और इसमें घमंड नजर आता है। इन राजाओं का काम क्या था? एक ही काम था, आक्रमण, बस, दैट्स इट। तो दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, वैदिक सभ्यता से एनालिसिस कम पूछी जाती है, सीधे सीधे फैक्ट्स उठाए जाते हैं। ठीक है, और फैक्ट्स में फंसोगे और फैक्ट्स जो है वह शब्दों से ही निकल के आएंगे। दूसरी बात, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता बिल्कुल अलग अलग है, एक नहीं है। रात दिन का अंतर है, वो ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, इसलिए एक समझने की भूल मत करना। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको पूर्व वैदिक सभ्यता के समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और धार्मिक जीवन की चर्चा करने के बारे में। कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियो के अंदर पूर्व वैदिक सभ्यता अच्छे से कंप्लीट कर लें, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता भी हमें कंप्लीट करनी होगी। फिलहाल मैं आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है, और वैसे मैं अभी प्राचीन भारत का इतिहास है वहाँ मैं स्लो चल रहा हूँ। रीज़न साफ हैं, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास को समझना होता है। वहाँ अगर आप रफ्तार से भागे तो समस्या होगी। एक बात जाने से पहले देखिए, हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी भारी भूल करते हैं, गलती करते हैं। और वो गलती क्या है कि हम जो टॉपिक हमें अच्छा लगता है उसको बड़ा मज़े लेकर, रस लेकर पढ़ते हैं, और जो टॉपिक बुरा लगता है उससे भागने का प्रयास करते हैं, स्पीड से पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है टीचिंग फील्ड में, और जब आप स्टडी कर रहे हैं कंपटीशन फील्ड में, बहुत ख़राब चीज़ है। करिए वो जो आपको टॉपिक हार्ड लगता है उसको पूरा जब तक समझ में नहीं आए अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो अच्छे से पहले से समझ चुके हैं वहाँ से स्पीड से भागने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये स्लो चलने लायक टॉपिक है। ठीक है, और जहाँ स्पीड से भागना होगा भागेंगे हम। जहाँ आप भी बहुत कुछ जानते हो वहाँ हम स्पीड से चलेंगे, लेकिन यहाँ बहुत कुछ आपने स्कीप कर रखा है, इसलिए मैं स्लोली आगे बढ़ूँगा, और कोशिश करेंगे कि इसको 4-5 पार्ट में हम अच्छे से निपटा दें। जाने से पहले रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, वीडियो अगर पसंद आया है तो सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए दोस्तों, शेयर कीजिए, उत्साह मिलेगा मुझे। लाइक कीजिए, कुछ कन्फ्यूज़न हो कमेंट ज़रूर करके पूछिए। ठीक है, और पहली बार इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके ही निकलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।